बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की 9 दरख्वास्तें जो हैं जो मुस्तरद थीं वो कलअदम करार दी गई हैं। फ़ैसला जो महफूज था वो सुनाया गया है। इसमें 9 मई के 3 मुकदमात हैं, इस्लामाबाद में एहतजाज के 3 मुकदमात हैं, तोशाखाना जालसाजी जो केस है उसका मुकदमा है, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, अक़दाम कत्ल के मुकदमात शामिल हैं। 6 दरख्वास्तें सेशन कोर्ट और 3 इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में हैं। याद रहे कि ये जो सेशन कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मामला था इसमें अदम पैरवी पर ज़मानतें खारिज हुई थी। तो एक मरतबा कहा जा रहा है कि ये जो आज उनकी जो 9 दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, ज़मानत की उसका जो फ़ैसला कल अदम हुआ है, यानी जो 9 दरख्वास्तों का फ़ैसला था वो कल अदम हुआ है। तो ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ मिला है बड़ा। अगर देखा जाए तो सिर्फ अब साइफ़र का मामला ऐसा है जिसमें अगर उनकी ज़मानत होती है तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाहर आ जाएंगे जेल से, यानी उनको रिहाई मिल सकती है। लेकिन ये डिपेंड करता है साइफ़र पे, जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है, चालान जमा हो चुका है, वो कसूरवार ठहराए जा चुके हैं। इसमें असद उमर साहब जो हैं उनको बरीउल ज़िम्मा भी करार दिया जा चुका है। और इसके अलावा जो वाशिंगटन से लेके इस्लामाबाद तक यानी आज़म खान साहब तक जो है वो पूरी चेन जो है उसको उन्होंने गवाह के तौर पर भी अपने बुला लिया है। जबकि 161 और 164 का बयान आज़म खान साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और जो ऑडियो में आप सुन रहे थे, जिन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा कि ये मिनट्स तो मेरे हाथ में हैं, इनको तो मैं खुद ही देख लूँगा और इसमें रद्दोबदल यानी कि कर लूँगा, उन्होंने 161 और 64 का बयान दिया है, जिसके बाद वो वादा माफ़ गवाह अब बन चुके हैं। और कहा जा रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस मामले के ऊपर। अब से थोड़ी देर पहले इतलात ये आई हैं क्योंकि बुशा बीबी साहिबा जो हैं जो अहलिया इमरान खान साहब की, उन्होंने उनके लिए दरख्वास्त दी है कि उनको खाने में जहर मिलाए जाने का ख़दशा है, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा ख़तरात हैं, ये उन्होंने कहा था। और इतलात ये है कि अडयाला जेल के अंदर ही उनका सेल जो है वो चेंज किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है, सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त जो है वो किया जा रहा है और किया जाना चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, जो भी ख़दशात उनके ख़ानदान के हैं उनको दूर होना चाहिए। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इस पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के अंदर आज एक और अहम डेवलपमेंट सामने आई कि बिलावल भुट्टो साहब जो पिछले कुछ दिनों से खामोश थे और उन्होंने ये कहा था कि हमने फ़ैसला आसिफ अली ज़रदारी साहब को दे दिया और अब वही जो फ़ैसला करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जो इस तरह से जो स्पेस है वो उनको नहीं मिल रही है और दीगर उनके मामला थे, उसके ऊपर भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत अहम मामलात के ऊपर बात की है। ये कहा है कि उनके जो तरक्याती काम हैं, स्कीम्स हैं, उनको रोका जा रहा है, उन पे काम को रोका जा रहा है और इस सिलसिले में वो अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाने को तैयार हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात जो हैं उसको फ़ौरी तौर पर उसका इनेकाद किया जाए, फ़ौरी इंतखाबात का मुतालबा एक मरतबा फिर उन्होंने दोहराया है। कुछ अपने जो पुराने साथी हैं उनके ऊपर भी उन्होंने तनकीद की है। क्या कहा है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ज़रा सुनिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज। कभी कोई सो कॉल्ड टीवी पे आता है और वो कहते हैं कि आई डिलिमिटेशंस होने हैं, तो तब तक डिलिमिटेशंस तो अब हो गए, तो अब कोई मसला नहीं होना चाहिए डेट देने में। कभी कोई जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। हम इस हालात में इन सब को मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को पहचानना चाहिए कि कौन उनका एहतिसाब से भाग रहे हैं और कौन तैयार है कि वो अपने आप को उनके सामने पेश करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता कुछ दिनों से बिल्कुल खामोशी में थी और लगता ऐसे था कि पसे पर्दा बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं जो कि उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ थे, जो कि उनके इलेक्शन कमीशन के साथ थे, जो कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। इस मौजू के ऊपर भी बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ उनका जो इशारा है वो कल जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस टॉक में ये बात की थी कि शुमाली इलाक़ों में बहुत सर्दी है, बर्फ़बारी है और इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जनवरी का जो महीना है वो कोई अच्छा वक्त नहीं है। ये उनके कलमात थे और ये भी उन्होंने कहा था कि शुमाली इलाके के लोग जो है वो वोट नहीं डाल सकेंगे इस तरह की सूरत हाल में। ये एक रियलिटी है कि जनवरी के आखिर में जो है मामलात ख़राब है। और फिर दहशतगर्दी का भी मामला उन्होंने उस पर भी बात की, जिस पे कि आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर बलूचिस्तान में ख़ास करके और मस्तोंग में एक ही डिवीज़न के अंदर जो है वो
बड़ा वाक़या सामने आया है। पहले हाफिज़ अब्दुल्ला साहब के ऊपर और उसके बाद फिर अब जो है वो कल आप जुमे के दिन आपने देखा ईद मिलाद के मौके के ऊपर भी वहाँ पे धमाका हुआ, जिसमें हलाकतों की तादाद कई ज़्यादा है। यानी अगर देखा जाए इस पूरे कुछ वक्त के अंदर वो सबसे ज़्यादा हलाकतें इस एक धमाके के अंदर जो है वो हमें नज़र आती हैं। तो क्या ये इसकी वजह से इंतखाबात मौखर हो सकते हैं, मौसम की वजह से हो सकते हैं, या इसकी वजूहात कुछ और भी हैं कि जो PDM की क़यादत है वो तैयार नहीं है इन इंतखाबात के लिए, जिसका इशारा बिलावल भुट्टो साहब कर रहे हैं? इसके ऊपर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ में बलूचिस्तान के ऊपर आर्मी चीफ ने भी एक अहम मीटिंग जो है वो की कोयटा के अंदर, और वहाँ पे भी वो सख्त ब्रह्म नज़र आए, गुस्से का इजहार किया उन्होंने। जो इत्तलात हैं, जो हमारे ज़राए हमें बता रहे हैं कि जो सूरत हाल है एक ही सूबे के अंदर और एक ही जगह बार बार ऐसे वाक़यात का आना बाइस तशवीश है। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। कल मरीम नवाज साहिबा ने शाहदरा के अंदर एक वॉलंटियर्स की एक रैली की थी या जलसा किया था। ये कोई बहुत कामयाब शो नहीं था। इसको कहा जा रहा है कि PMLN के फ्लॉप शोज़ में से एक शो है। क्यों है, अगर ऐसा है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आएंगे, अपनी वालदा की कब्र पर जाएंगे और उसके बाद फिर वो जलसे से खिताब करेंगे। कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, और क्या उनको इस मामले के ऊपर कोई ज़मानत दी जा चुकी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्योंकि आज सरफराज भुट्टो साहब ने कहा फिर से कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा, तो क्या होने जा रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। जनाब अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्लैक बेल्ट, लेकिन आई एम श्योर कि आज प्रोग्राम बड़ा हमारा पुरअमन होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैफुल्लाह अबड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे शज्जील इनाम मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक सूबाई वज़ीर भी हैं और स्पोक्स पर्सन भी हैं। हमें वो भी उम्मीद है कि ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर में, वो भी हमारे साथ होंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और बताया तो नहीं आएगा शो में। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो आते हैं, पीपल्स पार्टी वाले आ जाते हैं मेरा ख्याल है। पहले तो अब्रो साहब मुझे आप ये बताइए कि ये एक तो चेयरमैन PTI की 9 दरखास्तों पे फ़ैसला कहा जा रहा है कि रिलीफ़ है, क्या ये वाकई रिलीफ़ है, एक बात। और दूसरी बात ये कि इंतखाबात आपको जनवरी में होते दिखाई दे रहे हैं? थैंक यू जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 9 जो केसेस हैं थे क्या, ये वही केसेस है जिन पे खान साहब को पहले बेल मिली हुई थी और वो अटक जेल में थे। लाजमी ये इंतजामिया का होता है ना, मतलब फ़र्ज़ है उनका कि मतलब वो उनको कोर्ट में पेश करे जब भी हियरिंग हो। अभी वो अटक जो जेल की इंतजामिया थी, उन्होंने किसी भी हियरिंग पे उनको नहीं किया, तो जज साहब को ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट की कस्टडी में है ना, जेल में हो या जहाँ भी हो। तब जमानत जो है ना खारिज की जाती है जब कोई बंदा बाहर हो और कोर्ट में अपीयर ना हो। तो आप मुतमईन है? नहीं, मुतमईन की बात नहीं है, बात है कि ये तो हुई ज्यादती जो कोर्टों ने खुद जो अनाउंस किया पहले कि जमानत खत्म होते हैं। तो अभी तो देखें वही वो लीगल लेवल पे आप देखेंगे ना, क्योंकि जहाँ आपने देखा होगा कि जब जेलों में कोई भी कैदी होते हैं तो वो सुबह को जब उनके केस होते हैं उनको लेके जाती है इंतजामिया, ये उनकी मतलब जिम्मेदारी होती है। जहाँ तक बात आपने की इलेक्शन की, ये हमारे लिए कोई रिलीफ की बात तो है नहीं ना। अच्छा। हाँ, ये तो इलीगल चीज़ें, उन्होंने बेल ख़त्म की थी तो वो लाजमी ये ऐसे ही होना था। जहाँ तक आपने इंट्रो में सैफर केस की भी बात की, देखिए तो बात ये है कि सैफर केस बेशक हो, ये कि पाकिस्तान में आपने खुद भी देखा है कोई कानून है इस वक्त, ना कोई कानून है, ना कोई रूल है, ना आइन है, तो ऐसी बात है नहीं। ये वही सैफर है ना, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। कोर्ट में इशू है, लाजमी भी चालान भी FIR उस पर क्या बैठ के डिस्कस करें, लेकिन ये वही सैफर था। कहा गया था कि ये कागज़ का टुकड़ा उसके पर कहाँ था। तो देखिए किस पे बात करिए, अलमिया यहाँ जहाँ जिसको लेके जाना है आप जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने इलेक्शन की बात की, देखिए इलेक्शन जनवरी में लाजमी हमें तो उम्मीद है कि होने चाहिए, हम तो डे वन से चेक कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि उस सर्दी भी बहुत होगी, ठंड भी होगी, बर्फबारी भी होगी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बिलावल साहब किसको बता रहे थे कि सो कॉल्ड लीडर्स जो डिलिमिटेशन में छुपते हैं, फिर कहते हैं कि वो उन लीडर्स जिनको सर्दी लगती है जनवरी में। आपको पता है मौलाना साहब ने बयान दिया है, डिलिमिटेशन नून लीग के जो है वो लीडर्स कह रहे हैं ना, क्योंकि PTI का तो इससे ताल्लुक है नहीं, तो PTI तो डे वन से कह रही है, वो अपने इत्तेहादियों को कह रहे हैं। लेकिन अपने इत्तेहादियों को कहना सो कॉल्ड, ये अफसोस की बात है। उन्हें इत्तेहादियों की वजह से आपने एंजॉय किया है, आपने 16 महीने तकरीबन जो है उसमें 14 महीने ये बाहर रहे हैं साहब बहादुर, फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर बन के। आपने देखा है कि मतलब कोई भी मुल्क उन्होंने छोड़ा नहीं जहाँ उन्होंने विजिट नहीं की, और ये विजिट भी ऐसे नहीं की
जो उनकी स्टेट मिनिस्टर थी उसको भी साथ लेके गए हैं, बड़े बड़े डेलीगेशन लेके गए हैं, दोस्तों को लेके गए हैं, फैमिली मेंबर्स को लेके गए हैं। तो लेकिन ये तो उनका काम भी था ना अब्रो साहब। नहीं, काम क्या हुआ, ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब के आप देखिए, अगर अबू खान साहब के देखें तो ये तो लंबी फहरिस्त है उनकी। मैं इस पे नहीं आ रहा। मेरे कहने का मकसद है कि जिन लोगों की वजह से आपने एंजॉय किया है, ये फायदे लिए हैं, पीपी के 55 वोटों पे आपके 38 मिनिस्टर लग सकते हैं, उनको सो कार्ड न कहें, ये अफसोस का मकाम है, उनको नहीं कहना चाहिए। पीटीआई को इस पे तकलीफ हुई है? मुझे तकलीफ होती नहीं, हमें पता है कि डे वन से अफनान साहब के लिए तो ये अच्छी खबर है कि अफनान के लिए अच्छी हो ना हो, मुझे उससे ताल्लुक नहीं है, लेकिन बात हकीकत है कि मतलब उनको नहीं करनी चाहिए तनकीद। अभी देखिए ना, वो कह रहे हैं बार बार कि हमें फील्ड नहीं मिल रहा, लेवल प्लेइंग। किससे मांग रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड? उन्होंने कहा नून लीग से मांग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से भी मांग रहे हैं, और कल तक साथ थे, अंकिल थे, लेकिन शहबाज साहब ने ये कहा कि मेरे छोटे भाई हैं। तो ज़रदारी साहब को 2 बेटे मिल गए, शहबाज साहब भी मिल गए, बिलावल के साथ 2 बेटे मिल गए, अभी तो एक कहे ना। शहबाज साहब ने कहा कि मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई को ऐसे एक जेस्चर नहीं कहना चाहिए, नहीं मतलब देखिए, अब छोटे भाइयों को ऐसे तहरीक इंसाफ इस तरह से नहीं करती है, वो लोगों को भाई नहीं बनाती है, तो अब इसमें बाकी पार्टियों का तो कसूर हम नहीं बना देंगे जब वक्त आएगा, ऐसी बात नहीं। ये अब क्या वो खबर आई है कि फलाना फलाना भाई है, उस वाला काम भी हो सकता है कि वो फलाना साहब। देखो ये तो बताइए कि अब एक तो ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अच्छी बात है, मुझे नहीं पता कितने खुश हैं, लेकिन रिलीफ कहा जा रहा है कि मिला है। और दूसरी जानिब जो है वो आपका कल जलसा भी हुआ। जलसे के ऊपर मैं यहीं से शुरू करती हूँ कि मरियम बीबी ने वॉलंटियर्स को किया है जो भी किया, मगर कहा जा रहा है कि फ्लॉप शो था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो एक कॉर्नर मीटिंग थी, क्योंकि जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा उधर उनका हल्का भी मोस्ट प्रॉब्ली अभी डिसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन लाहौर में कहीं पे होगा। अच्छा, तो ज़ाहिर है वो उस लिहाज से भी मुतहर्रिक थी। तो और ज़ाहिर है हमें नहीं मालूम था कि मीडिया विल पिक इट अप और वो फिर इस तरह इसका, क्योंकि अगर हमने जलसा करना हमारे को ऐसी बड़ी बात नहीं, हमने जो है वो पिंडी में अच्छा खासा बड़ा किया। अभी जो है वो उससे पहले हम और जगहों पे करते रहे। अभी आने वाले दिनों में कसूर में अच्छा हुआ था, मलिक अहमद साहब का जो था, खुड़िया में वाला जो जलसा बहुत बड़ा था। लेकिन ये वाला तो अगर नहीं, वो तो बीच में मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको आप कॉर्नर मीटिंग के तौर पे देखें, आप जलसे के तौर पे ना देखें तो ठीक है। तो और इंशाल्लाह भी आप देखिएगा अगले वीकेंड तक जो है ना वो हमारे और जगहों पे जलसे तैयारी के लिए शुरू हो जाएंगे, ये कन्वेंशन वगैरह वर्क। तो क्या नैरेटिव होगा आपका? मतलब ज़ाहिर है हमारा आने से पहले आपने भी एक नैरेटिव देना है। हमारा नैरेटिव ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने 2013 में जब पाकिस्तान में हमारी हुकूमत आई तो दहशतगर्दी जो थी वो अपने पीक पे थी, महंगाई अपने पीक पे थी, और रोज़ाना धमाके होते थे, कराची में रोज़ाना लाशें गिरती थी। और हमने जो कमिटमेंट की कि हम जैसे गर्दी ख़त्म करेंगे, हमने ऑपरेशंस किए, उन्हें ख़त्म किया इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। फिर हमने जो है वो कराची का अमन बहाल किया। हमने जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है वो CPEC को पूरे को लेके आए, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में तमाम डेवलपमेंट एक तरफ रख लें और CPEC को की डेवलपमेंट एक साइड पर रख लें तो ये बहुत ज़्यादा आगे है। तो अब ये तमाम चीज़ें एक ट्रैक रिकॉर्ड एक बंदे की, इसके अलावा न्यूक्लियर धमाके हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो यानी वो जो आपने एहतसाब वाला नैरेटिव दिया था जनरल फैज़ का, जनरल बाजवा का, वो अब नहीं होगा। देखें, जो मतलब कि तकरीर की थी जो जी उन्होंने उसके ऊपर तकरीर की थी। हम चाह ये रहे हैं कि हम फोकस करें आवाम के मसाइल पे, क्योंकि अभी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आपने कब चाहा? मतलब ये तो हम चाहते ये हैं कि आवाम के मसाइल, वो भी मसला है। हमने ये नहीं कहा कि हम निज़ाम की इस्लाह की भी ज़रूरत है, लेकिन ज़ाहिर है हमें जो है वो हमें ज़ाहिर लोगों की तकलीफ जो है वो महंगाई की वजह से और लोगों के बच्चे, नहीं वो तो दुरुस्त बात है, ये तो वो कुछ फॉर्म है, ज़ाहिर है उसके ऊपर भी हमें ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, वरना ज़ाहिर है अगर मुल्क में ज़रा पोलराइजेशन, यानी हम ये समझ लें इरफान साहब, चूँकि आप बहुत क्लैरिटी के साथ बात करते हैं, हम ये समझ लें कि आपके लीडर के साथ जो कुछ हुआ 2017 में उस पर बात नहीं होगी। जो अदलिया पे हुआ, जो इस्टेब्लिशमेंट के लेवल के ऊपर हुआ, उस पर कोई बात अब मियाँ नवाज शरीफ वापस आके नहीं करेंगे। देखें, जो हमारी प्रायोरिटी है ना, उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी जो है वो अवामी मसाइल हल करना है। ये शायद नंबर 2 मंशूर है, वो तो मंशूर है ना। हाँ, ये शायद नंबर 2 और 3 पे आ गया, क्योंकि हमने निज़ाम को भी सही करना है ताकि दोबारा वाला काम। तो ये कब आया? ये तो मुशावरत से होता है। मुशावरत होती है, फिर बहुत सारे लोग मशवरे देते हैं, फिर उसके हिसाब से प्रायोरिटी सेट होती है। तो वो मशवरा मान लिया मियाँ साहब ने? मियाँ साहब जो है वो ज़ाहिर है मुशावरत तो काउंसिल तो करते हैं जब भी कोई काम। मेजॉरिटी पार्टी जो थी वो ये कह रही थी कि पहले आप मंशूर पे बात करें। जी जी, कह सकती हैं आप ये। तो सरेंडर किया उन्होंने पार्टी के साथ? नहीं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। देखें, पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके अंदर हर हमारे MNAs हैं, MPAs हैं,
हमारे चेयरमैन हैं, काउंसलर हैं, हमारे सेनेटर हैं, अब वो इतने बड़ी तादाद में लोग हैं, उनसे ज़ाहिर है आपने उनकी इनपुट लेनी होती है। अब उसकी वजह से जो है ज़ाहिर है मियां नवाज शरीफ को मैंने पहले भी अपने फैसले तब्दील करते हुए देखा है, अगर उन पे जो है वो ज़ाहिर है पार्टी की तरफ से कम होता है ये, लेकिन हुआ है ये। तो जो तो है इसके ऊपर आपको वोट मिल जाएगा आपके ख्याल में? देखिए मेरा ये ख्याल है कि हमें जो है वो मेरा अपना ख्याल है कि हमें कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी, आवाम पूछेगी हमसे। अच्छा, जाहिर है कि ये क्या है मसला, ये क्यों हालात इतने ख़राब हो, तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना उनको, हम क्या जवाब दें? तो वो कुछ ना कुछ तो हमें ज़ाहिर है बात उस पर करनी पड़ेगी। बंद गली में है इस मामले के ऊपर। हाँ, अब ज़ाहिर है अब ये नहीं कह सकते ना, आवाम पूछेगी कि जी ये महंगाई हो गई है, बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे, क्यों हुई है, सही स्कूल के बच्चों की फीस 16 महीने की कारकर्दगी भी पूछेंगे, क्यों अब्रो साहब? वैसे भी वो पूछेंगे और उनका हक बनता है, वो पूछेंगे हम क्या अब आपने करना है। तो देखिए आपको तो खुश होना चाहिए एक्चुअली। मैं बस ये ख़त्म ये कर रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास वो इकोनॉमिक एजेंडा है जिसके तहत हम पाकिस्तान अच्छी के बात है, मसाइल वो भी दोबारा ज़रूरी है, वो है उनके पास और उसकी पूरी तैयारी है। हमने इंशाल्लाह हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनसे ऑलरेडी अपने प्लान शेयर कर लिए और हम इंशाल्लाह एक मेजर इकोनॉमिक ड्राइव लेके आएंगे जब इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से अगर हम इलेक्शन जीते। तो अब्रो साहब आप कुछ कहना चाहते, फिर मैं ब्रेक पे मैं ये कह रहा था आपको खुश होना चाहिए। आप बार बार पूछ रहे हैं कि मियाँ साहब ने ये बयान क्यों चेंज किया। आपको याद होगा मेरे ख्याल में 10-12 दिन आपके शो में आए थे, चंद साहब भी थे और नून लीग के भी कोई दोस्त थे, स्पोर्ट्स पर्सन। तो आपने ये मियाँ साहब शायद उसी दिन आए थे, उसी दिन वापस गए थे, तो आपने पूछा था कि क्यों गए। तो हम उस वक्त तो जवाब नहीं दे पाए थे, लेकिन आज आपको जवाब मिल गया, आपको खुशी होनी चाहिए। लेकिन वो देखिए ना, कुछ लोगों का जैसे तहरीके इंसाफ का ये बयानिया वो सुना है मैंने कि पीटीआई की तरफ से भी पैगाम, ये हकीकत है, ये हकीकत है। नहीं पीटीआई को कुर्बत सब चाहते हैं, नहीं पीटीआई को छोड़ दें। देखिए पाकिस्तान की डायनामिक्स जो है ना, हमें इसको कबूल करना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, मतलब देखिए मैं आपके शो में आया हूँ अभी, आपने देखा होगा मेरा स्टांस में इस पे नहीं होता कि नहीं हमारी पार्टी बिल्कुल सही बात है। बात ये है कि हर कोई पार्टी पाकिस्तान में ऐसे नहीं आ सकती। ठीक, सही बात है, लेकिन मुझे ये आप मान रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि फैज़ाबाद धरना है, जैसे अभी वो 4 सवाल पूछे कि अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। आपके ख्याल में 2017 की जो हुकूमत थी वो सही मानों में इलेक्टेड गवर्नमेंट थी? 2018 की, सॉरी, क्या उससे पहले जनरल फैज़, जनरल बाजवा, इन लोगों ने मैनिपुलेट नहीं किया सारे सिस्टम को इमरान खान साहब को लाने के लिए? देखिए जी, आप 2018 से क्यों, आप 1985 से स्टार्ट करें। चले वो उस पे हम जाते हैं, नहीं वो तो है ही है। नहीं मैं बता, वो तो है ही है। नहीं मैं 1985 से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 1985 से आप आ जाएं ना, अभी तक जो ये चल रहा है ना कि आप सारे टीवी चैनल पे प्रोजेक्ट 2017 प्रोजेक्ट तो 1985 से देखें ना। फिर वो 1988 में क्या हुआ, बेनज़ीर साहबा को 18 महीने चलने नहीं दिया गया, आपके सामने है ना। फर्स्ट लेडी थी जो पीएम बनी थी हमारी नेशन। बात ये उसके बाद आप, लेकिन वो आई नहीं थी उनके बलबूते पे। किस पे? क्या वो उनकी सपोर्ट से आई थी? आप छोड़ दें, देखिए हक़ाइक़ क्या है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी कोई बड़ी इनकलाबी जमात है, तो आपने देखा होगा कि मगर मोहतरमा मैं उस पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ। बेशक फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो कहती है कि वो भी फ्री एंड फेयर नहीं था। मैं उसी पे आ रहा हूँ, बीबी ये भी कहती है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप देखें, अगर मोहतरमा आई थी अपने बलबूते पे तो इसहाक खान सदर नहीं बनता। देखिए ये चीज़ें हैं ना, पार्टी का एक नैरेटिव होता है ना, वो जाहिर करता है उसके अमल से। वो जब हुकूमत में आए तो फिर इसहाक खान क्यों सदर है? तो ये चीज़ें नहीं है, कंप्रोमाइज होती है। इसीलिए तो वो नहीं चल, इसीलिए कि ताकि उनको चलने ना दिया गया। अभी मैं आ जाऊँ, अभी 18 पे, अभी मैं जाऊँ, 18 पे आ रहा हूँ। देखिए 18 पे एक नैरेटिव बनाया जाता है ना। आपको देखें, आप 13 के इलेक्शन में देखें, अभी नतीजे आना शुरू नहीं होते तो मियाँ साहब ने कहा कि मैं 2/3 मेजॉरिटी से आ रहा हूँ। कैसे मियाँ साहब को पता लगा था? तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती। वो ज़रदारी साहब थे ना, जब 2008 में बेनज़ीर साहबा या 2007 में शहीद हुई, तो उसके बाद आपने देखा कि उनको पंजाब में कितनी मेजॉरिटी मिली। आज वही पंजाब है ना जहाँ से 3 सीटें में नहीं मिलती, केपी है ना, वही वहाँ से 1 सीट भी नहीं। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ तो फिर देखिए बात, फिर वो तो इस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं है, इसका मतलब है। नहीं बात, मैं डेविल्स रोल प्ले कर रही हूं। नहीं है। आप देखें, आप आ जाएं 2018 पे भी, 2018 पे एक चीज़ नैरेटिव बनाया गया कि ये सिलेक्टेड हुकूमत है, ये चीज़ें। तो ये गलत था, आपने खुद कहा कि उनके करीब जाना पड़ता है। मैं आता हूँ उसी बात में, मुझे थोड़ा बस 2 मिनट आप सुने, आपको सही जवाब आप मुतमिन हो सके। सिंध में भी इलेक्शन हुआ था ना, वो 2018 में हुआ था, उसी आरटीसी में हुआ था, उसी टाइम पे हुआ या किसी और जगह पे हुआ था? ये अभी जो 16 महीने 3 साल 8 महीने वो हुकूमत जो थी, वो इनके बकौल जो मतलब टोटल पीडीएम गवर्नमेंट का जो मतलब नैरेटिव था कि वो सिलेक्टेड थी,
तो जो 16 महीने की जो हुकूमत है वो MNAs किस RTS पे जीते थे? सही। लेकिन ये सिस्टम है कि अपने फायदे की बात है तो उसको माना दुरुस्त जाए। बात है ये चीज़ें सबके थोड़ी होती हैं। बिल्कुल आप सही सब कह होना रहे हैं। आई चाहिए। टोटली एग्री कि जो जिसको जो मीठा मीठा हप हप मौलवी साहब कहता कड़वा था- कड़वा मौलवी- थू मौलवी थू। साहब कहता था कि इलेक्शन हाँ। में नहीं मानता, तो ठीक। मौलवी साहब 15 सीटों पे 6 मिनिस्ट्रीज कैसे ले बैठा? हाँ। वो कौन सा RTS था? अच्छा वो कौन सा साल था? मैं ब्रेक वही ले लूँ 2018 बिल्कुल, था। मैं ब्रेक ले लूँ। ब्रेक के बाद कि क्या वही रिपीट टेलीकास्ट होगी, उसको कैसे रोका जाएगा, कैसे बचाया जाएगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो इस वक्त फैज़ाबाद धरना केस चल रहा है उस पर अमल दरामद के हवाले से क्या कोई उम्मीद रखनी चाहिए? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शर्जील मेमन साहब ने हमें ज्वाइन करना था मगर उन्होंने नहीं किया। हम बार बार उनको राब्ता भी कर रहे हैं, लेकिन एनीवेज हम अपना प्रोग्राम बढ़ाते हैं। ये मुझे अब्रो साहब आपसे हम बात कर रहे थे अफनान, ये सीधी सी बात है जो बात अब्रो साहब ने की, ये हकीकत है कि एक दफ़ा में कोई लाडला होता है, अगली दफ़ा में कोई लाडला होता है। तो ये सियासी जमातों का कसूर है ना, अगर वो ना चाहें। मसलन इस वक्त अगर आप अपने बयानिए पे रहना चाहते हैं और आपको मजबूर किया जाए कि आप अपना बयानिया बदल दें, तो क्या बतौर सियासी जमात आप नहीं समझते कि आपको आवाम को हक़ाइक़ बताने चाहिए कि ये सब कुछ हुआ था? देखिए, ये खाली जो है सियासी जमातों का कसूर नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो लोग ये गलत काम करते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी है ना, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाया, जिन्होंने अपने आइन जो उन्होंने ओथ ली हुई थी उसके खिलाफ जाके काम किया। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल वो हैं। इस सारा ये जो मुल्क ख़राब हुआ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ कमज़ोर में और उसकी एक लंबी हिस्ट्री है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जिन्होंने पाकिस्तान बनाया उन तक को किसी ने नहीं छोड़ा। तो उनकी ऐसी ऐसी कर दी, तो जो हम जो है हम किस खाते में आएंगे? उनको गद्दार बना दिया, उनको कह दिया कि ये चोर हैं, करप्ट हैं, तो वो ज़ाहिर है वो नहीं बचे तो हम कहाँ बचेंगे। लेकिन ये मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि ये जो एक स्ट्रगल है ना, इसको अगर आप एक शॉर्ट टाइम स्पैन में देखेंगे, 2 महीने के 6 महीने के, तो शायद आपको इतना फ़र्क नज़र ना आए। लेकिन अगर आप इसको 20 साल 25 साल पुराना पाकिस्तान के पस मंज़र में देखेंगे तो शायद आपको नज़र आए कि एक जो आहिस्ता आहिस्ता जो सिविलियन स्पेस है वो हमने गेन की, फिर हमने लूज़ की। हाँ, फिर कब हमने की भला? कब की? जी हमने 2008 के बाद की ना। नहीं, 2008 के से तो आपने फिर दोबारा रीगेन करना शुरू की ना। 2008 के बाद जब ये जुडिशरी की मूवमेंट चली हमने गेन की, मीडिया स्ट्रॉन्ग हुआ हमने गेन की, फिर ये इमरान खान को लेके आए इसीलिए ताकि ये डेमोक्रेसी वगैरह का जो मामला ख़राब हो, और ये उसने आके वही इनका जो एजेंडा था पूरा किया, और उसने पूरे जो ये कहते हैं ये पॉलिटिकल क्लास है उसको ख़राब कर दिया। ये तो सबके सामने। और जो जिस किस्म की 2018 से पहले और बाद में जो फैसले किए गए उससे सिविलियन स्पेस इरोड हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात ये है कि हम अगर ये समझते हैं कि पिछले 75 साल से मुल्क जिस तरह चलाया जा रहा है, अगर अगले 75 साल भी हमने इस तरह चलाना है तो फिर तो ज़ाहिर है बड़े मसाइल। यही तो मेरा सवाल है कि फिर सियासी जमातों को क्या करना चाहिए। देखिए, मियां नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा जिसे कहना चाहिए उम्र में, तजुर्बे में 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर है, मतलब ये कोई मामूली बात नहीं होती है। अगर वो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गए हैं तो फिर मुझे बताइए कि फिर पीछे क्या 9 मई, क्या आप समझते हैं सिर्फ 9 मई इसकी जिम्मेदार है, या आपकी अपनी पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती अब कि आप वो इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करें? देखिए, बात ये कि सियासत के अंदर जो है वो ज़ाहिर है आप हमेशा एक एग्रेसिव स्टांस तो नहीं ले सकते। आपको कभी कभार 3 कदम पीछे भी आना पड़ता है अगर 10 कदम आपने आगे जाना है। तो हमें ज़ाहिर है हमें सोच समझ के ही अपने मामलात को आगे लेके चलना है। मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा किसी ने कुर्बानी पाकिस्तान के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए नहीं दी, कोई नहीं है। ये बातें करना बड़ा आसान है कि जी फलाने टाइम पे 93 में हमारी हुकूमत, हमें इलेक्शन हराया गया, हमें कहा गया कि नवाज शरीफ कभी वापस नहीं आएगा, फिर 97 में आ गए, फिर 99 में मार्शल लॉ लगाया गया और मार्शल लॉ लगा के उन्हें जेलों में डाल दिया गया, सारी पूरी क़यादत की ऐसी कर दी गई, 1.5 साल वो जेल काट के गए। उसके बाद जो है 2008 में अल्लाह ताला की मेहरबानी से पंजाब में हुकूमत आई हुई, 2013 में वफाक में आई। तो एक वो स्ट्रगल ज़रूर है जिसमें कभी हम आगे हो जाते हैं, कभी जो अपोजिंग पार्टी है वो हो जाती है। लेकिन इमरान साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आपकी लीडरशिप को यहाँ होना चाहिए था? यानी अगर आपकी हुकूमत ख़त्म हुई तो शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन लंदन चले गए, महीना 1.5 महीना रहने के बाद वहाँ से वापस आए। इससे आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी का एक तासुर बन रहा है कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो इस्लामाबाद, जब नहीं होते हैं तो लंदन? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी अगर आप उनकी उठा के देख लें तो उन्होंने 4 हफ्ते मुल्क से बाहर नहीं गुजारे सिवाय एग्ज़ाइल के। आप देखें ना, 1999 से पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी को उठा लेना आप, उन्होंने ये बात मेरी हो चुकी है। वो इस तरह के बंदे हैं कि उन्हें
अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, उनके लिए ये तकलीफ दे अमल है कि वो पाकिस्तान से बाहर है। तो ये जो है ये बात इसलिए मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन ये बात आप ये भी ध्यान में रखेंगे इंशाल्लाह 21 अक्टूबर के बाद ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा। यानी आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो अपना एक मतलब छा जाएंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये रिजॉल्व हो जाएगा मामला कि एग्जाइल वाली बात और कि बाहर क्यों जा रहे हैं, ये वाला मामला तो रिजॉल्व लाहौर में होंगे, रायवेंड में अपने घर में। इमरान खान साहब तो नहीं अब जाएंगे ना, मतलब वो तो रिजॉल्व हो जाएगा, मगर इमरान खान साहब को भी आप भेजना चाहेंगे ना, आप तो ये कहेंगे कि वो चले जाए? ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो मामला क्या है। क्या लगता है आपको कि वो यहीं रहेंगे? मेरा तो ख्याल ये है कि उनको जो है वो मुश्किल है बाहर जाना, क्योंकि देखें उनकी ज़बान जो है वो जो है वो ऐसी बातें कर देते हैं। अब साइबर वाला मामला वैसे आप जो मर्जी लें, लेकिन आपकी पूरी दुनिया में जगहसाई हुई है। आपने ऑफिशियल लेवल के ऊपर एक ऐसी चीज़ जिसको रिलीज नहीं होना चाहिए था, आपने उसमें पूरा अपना बयानिया खड़ा कर दिया। तो इसके ऊपर आपको लगता है कि उनको सज़ा हो सकती है और सख्त सज़ा हो सकती है? आप अगर इसको जाने देंगे तो अगली बार फिर यही वो करेंगे। अबरू साहब योर टेक सर, कि क्या खान साहब जो हैं वो जाएंगे या वो रुकेंगे, या क्या उनका क्या मुस्तकबिल? खान साहब क्यों जाएंगे? खान साहब देखें, मुस्तकबिल का फैसला अवाम करता है हमेशा। आप देखें ये जो बातें आपके शो में मैंने पहले भी कहा था कि ये हम जो हमारे लीडर्स जो सब कहते हैं ना, सब पार्टीज़ के लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। पता नहीं कि इनको इस्तिलाह ये किसने दी है ना, हम मांगते किससे हैं? हम एक साइड से बनते हैं इनकलाबी, सब पार्टीज़ के लीडर हम बनते हैं बड़े इनकलाबी, फिर कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। मांगते किससे हैं? अल्टीमेटली इंटेंशनली हम ये एडमिट करते हैं कि जी हम कुछ भी नहीं हैं और कहाँ से मदद चाहिए। अभी देखिए, जहाँ तक बात आई खान साहब की, खान साहब यहाँ हैं, खान साहब कैसे को फेस करेंगे? देखिए, मैं सैफर के डिटेल में इस वजह से नहीं जाता। इस वक्त कोर्ट में है, FIA ने चालान पेश कर दिया, जैसे भी किया उनकी मर्जी। आपने अपने इंट्रो में कहा कि जी वो वादा गवाह भी बन गए हैं। बात मैं सिर्फ एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि जब आपने देखा होगा, जब ये 16 महीने में जो गवर्नमेंट थी PDM, वहाँ भी इन्होंने ये अनाउंस किया कि जो सैफर नामी कोई चीज़ ही नहीं थी। उसके बाद आपने देखा सब ने कहा ये कागज़ लहराया था, सैफर था कहाँ? अपने स्टांस को एक जगह रखना है इनको चाहिए। पर खान साहब इंशाल्लाह फेस करेगा इन चीज़ों को। जहाँ तक बात है, बात कोई डील वील कुछ नहीं, क्या डील होनी है? देखें, बात ये है ना, पहली तो बात लाजमी है जो अथॉरिटीज़ यहाँ पाकिस्तान में हैं, जैसे आपने सवाल भी पूछा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रगल करनी चाहिए बैठ के, और ओवरऑल जो भी स्टेक होल्डर्स हैं बैठे, मुल्क की बेहतरी में जो चीज़ होनी चाहिए, हमें मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। जैसे 18 अमेंडमेंट भी आई थी ना, उसमें चले काफ़ी चीज़ें अच्छी भी थी, सूबों को अख्तियारात गए थे, वो अलग चीज़ है कि जो छोटे सूबों ने जो हशर किया है ना, 18 अमेंडमेंट से पहले लोग कहते थे कि जी पंजाब को फ़ायदा है, सारे जो 18 अमेंडमेंट से पहले, लेकिन यकीन करें 18 अमेंडमेंट से ज़्यादा फ़ायदा पंजाब ने लिया है। वहाँ फंड्स इस तरीके से, जहाँ जो सिंध में बलूचिस्तान में हशर होता है फंड्स का ना, इसी तरह कम अज़ कम। आज बिलावल साहब ने तो कहा भी है कि वहाँ के तो सिस्टम बंद कर दिए गए सारे। कैसे न बंद हो? मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो इनके लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में इनको PWD के फंड्स मिले, PMNA को 50 करोड़ 500 मिलियन मिले। आप देखें तो सही, मैं तो उस कमेटी में मेंबर हूँ, इत्तेफाक से अफनान भाई भी उसमें मेंबर हैं हाउसिंग कमेटी के। तो PWD के DG आए, जब उससे पूछा गया कि ये फंड्स आपके पास आए टेंडर, उसने टेंडर कहा कि हमने टेंडर किए जनवरी में, तो वर्क आर्डर उसने कहा कि जून में, तो फंड्स तो जून के एक हफ्ते में सारे फंड्स कंज्यूम। आप देखें साइट पे काम ही नहीं है। हमने तो वहाँ ऑब्जेक्शन किया है, दोनों ने, हम दोनों उस मीटिंग में बैठे। ये तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये कहा गया जाता है। बात ये कि बिलावल साहब को ये चीज़ जेब नहीं देती, फंड साहब बेशक लें, लेकिन अवाम की अमानत है, अवाम पे खर्च करने चाहिए, काम होने चाहिए। तो देखिए, बाकी अभी जैसे ये खान साहब अब ना डील करेंगे ना वो कोई, कौन सी डील है इस वक्त? अभी देखिए ना, आप एक चीज़ है ना, वो आपने बार बार सवाल पूछा कि मतलब नवाज शरीफ साहब को, या मतलब ये कि वो आए हैं, अपना स्टांस कैसे ख़त्म किया, चेंज किया। ऐसे न करें, आप उसको आने दें। ऐसे ना हो कि गुलशन उजड़ जाए बसने से पहले, आप उनसे ऐसी स्टेटमेंट न दिलवाएं। लेकिन देखिए, वो आना भी चाहते थे, आवाम के करीब भी आना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई आपको लगता है कि आके शायद वो चेंज कर दें, अपने वापस अपने पुराने स्टांस पे चले जाए? देखिए, वो तो उनकी मर्जी है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, उनको पता होगा। लेकिन देखें, वो उन्होंने आने की जो कोशिश की है, देखें दुबई तक आए, वो सऊदी तक आए, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सके ना। उम्मीद है हमें वो आ जाएं, अपने अवाम में बैठे। वो तो उनके भाई की हुकूमत थी ना अफनान साहब, अगर वो आते हैं अबरू साहब तो कहते हैं भाई की हुकूमत है इसलिए आ गए। अच्छा, लेकिन आप देखें 93 में, जैसे भाई ने भी कहा ना कि 93 में हमें हराया गया। तो आपको पता है 93 में इलेक्शन में कौन आया था? PP। 93 में PP आई, तो उस वक्त दो जमातें थी ना? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखें, भाई कह रहा है हराया गया। हाँ, तो उस वक्त वो PP भी ये कहती थी कि हमें हराया गया। मकसद ये है कि फिर 2018 पे 97 में वो कहते थे कि 18 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी आ गई। आप सिर्फ 2018 को टारगेट न करें, 93 को इंट्रोस करें। सर, जब भी हम 18 को टारगेट करते हैं, आप हमें पूरी हिस्ट्री पढ़ा देते हैं। पहले अपना जवाब तो दे आप।
और देखें अगर अफनान में एक ब्रेक ले लूँ जल्दी से, ब्रेक के बाद मैं आपसे शुरू करूँगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस जाएंगे। ये यूं ही चलता रहेगा दायरों का सफ़र, या आगे भी बढ़ना है? ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज फैज़ाबाद धरने का जो हुक्मनामा आया उसके अंदर ये कहा कि सवाल पूछा चीफ जस्टिस साहब ने कि क्या फैज़ाबाद धरने पर अमल दरामद हो गया, क्या आइनी और कानूनी इदारों को नज़र सानी की दरख्वास्तें दायर करने का फ़ैसला आज़ादाना है, यानी पहले जो थी और फिर ले ली गई, उसमें तहरीक इंसाफ ने भी ली वापस अपनी और जमातों ने भी ले ली, सिवाय एजाजुल हक साहब के एक पैरा नंबर 4 जो है उस पर उन्होंने अपना एतराज़ बरकरार रखा है। तो अफनान, ये मतलब क्या आपको लगता है कि ये काम सिर्फ अब अदालत करेगी या अदालत के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाएगी कि इसके ऊपर अमल दरामद केस में उन किरदारों की निशानदेही हो जाए? किरदार ज़ाहिर है वो तो उनको अपना काम करना है अदालतों को, सियासी जमातों का क्या हिस्सा होगा इसके अंदर? देखिए बात यह है कि ये तो मामला सब जुडिस है, तो इसमें तो ज़ाहिर है फिर अदालत से ही इसका फ़ैसला आएगा। अब देखें फ़ैसला तो परवेज़ मुशर्रफ के केस का भी आया था, सही है उसको सज़ा नहीं हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत था जो जस्टिस सेठ ने दिया था और उनके साथ एक और भी बड़े जज थे। तो ये फ़ैसले ठीक होने चाहिए, वक्त के साथ इम्प्लीमेंटेशन भी आ जाएगी, फ़ैसला बिल्कुल ठीक दें। मेरा अपनी ये राय है। अच्छा, मुझे यकीन है काजी साहब अच्छा फैसला करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि मियाँ साहब जो है वो जैसे कहा जा रहा है आइन और कानून के मुताबिक, तो वो कहते हैं जी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मरियम बीबी ने कल कहा कि वो जाएंगे और पहले रायवेंड फातिहा खानी करेंगे, तो इसका मतलब है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन बात ये है कि एक ऐसे केस के अंदर जिसके अंदर जज ने खुद बोला है कि मुझसे सज़ा ली गई, उसके अंदर आप एक बंदे को जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उसको आप कह रहे हैं कि तुम कानून फॉलो करो, जब हालांकि ये तो इमरान खान साहब के भी यही है कि भाई उनके साथ बहुत सारे वो कहते हैं जी मेरे साथ ज्यादती हो रही है। जज तो खुद मान चुका है ना, अपने साथ ज्यादती एक अलग बात है, वो तो हम वैसे भी कहते हैं ना, लेकिन जिस जज ने सज़ा दी है दुनिया में कहीं पर यह सज़ा ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी होती है। अब वो ज़बरदस्ती की एक चीज़ है वो, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब अदालत भी पेश होंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे और अगर अदालत को जो फैसला होगा वो हमें कबूल भी है। तो और देखें ये बात, लेकिन इमीडिएटली होंगे या फिर रादारी ज़मानत लेने के बाद होंगे? मुझे एग्जैक्टली लीगल तो नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो लीगल टीम है उसके तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेगी। लेकिन देखें एक और बात भी है, वो ये है कि क्या सारे पाकिस्तान का कानून और आइन नवाज शरीफ के ऊपर ही उसकी अमलदारी करनी है? ये जो बाकी ये जो आइन की धज्जियाँ उड़ा के घूम रहे हैं इनकी भी किसी ने करनी है, या ये जो और बड़े इस मुल्क के अंदर मसाइल पैदा हुए हैं जिनकी वजह से उनको भी किसी को पूछना चाहिए ना। उनको आप एक तरफ बचाएं और सारा नज़ला नवाज शरीफ पे गिरा दें, ये भी कोई बात तो नहीं है ना। हम अकेले तो मतलब हम अकेले हैं जिसने आइन के ऊपर इस मुल्क में अमल करना है, और लोगों की भी जिम्मेदारी है ना। मगर अच्छी बात है ना, अगर आइन पर करेंगे तो आप ये कहेंगे कि हमने कम से कम किया करने से नहीं हो सकता। मैं ये कह रहा हूँ। फिर मैंने एक बात मेरे भाई ने की, देखें जो लोकल बॉडीज़ वाला 18वीं तरमीम वाला मामला है, मैं ये समझता हूँ कि उसमें अगर आप पंजाब का बजट लें और आप सिंध का बजट लें, पर कैपिटा सिंध आज भी पंजाब से ज़्यादा अमीर है पर कैपिटा, यानी कि आपने बजट को डिवाइड कर दिया आबादी पे। लेकिन आप पंजाब का हाल देख लें और आप जो है वो सिंध का हाल जाके देख लें, कोई भी जाके खुद देख लें, कराची का हाल देख लें, आप छोड़ दें बाकी सारी चीज़ों जगहों को। अब पीपल्स पार्टी नहीं है तो अब आप नहीं, मैं पीपल पार्टी का नहीं, मैं वैसे तो डिफेंड नहीं कर सकती। मैं पीपल पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं तो एक फैक्चुअल बात है। पीपल पार्टी के लोग भी पीपल्स पार्टी के लोग भी ये बात जो मैं कह रहा हूँ किसी हद तक मानेंगे इसको, कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो ठीक है। बात ये है कि ये जो पंजाब की शक्ल तब्दील हुई है ना पिछले 20-25 साल के अंदर, उसके अंदर किसी ने बड़ी मेहनत की है। ये ऐसे पंजाब आज 85 की बात करते हैं ना, पंजाब 85 में जाके पिछले 4 साल में भी बड़ी मेहनत हुई है, पिछले 4 साल में तो नीचे वाली मेहनत हुई है। उस्मान बुज़दार साहब जब देखे ना वो वादा माफ गवाह बन के, उनका कोई पता है कि उनकी कोई गिरफ्तारी हुई है? फिर आप कहते हैं एहतसाब, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। जिन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में किया उनकी कोई गिरफ्तारियाँ नहीं, कोई मतलब लोग करप्शन करते फिर रहे हैं। वो वादा माफ बन जाए एक लीडर के खिलाफ तो सब माफ। वजह ये है कि जो अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर इस मुल्क में ठीक तरह अकाउंटेबिलिटी हो जाए ना, और ठीक तरह अकाउंटेबिलिटी के अंदर आपने ना सियासतदान को छोड़ना है, ना जज को, ना जर्नल को, तब इस मुल्क में एहतसाब को। जनरल से याद आया, आज नादरा के एक जनरल साहब जो हैं वो लगा दिए गए सर, तो वहाँ पे चेयरमैन नादरा हाजिर सर्विस जनरल साहब, तो कैसे होगा अकाउंटेबिलिटी? जो बात की मैं उस पर करती हूँ, मैं खुदा न खास्ता कोई और अकाउंटेबिलिटी नहीं पूछ रही। कैसे होगी अकाउंटेबिलिटी? देखिए जी, बात तो अकाउंटेबिलिटी तो अपनी जगह, नई मिसाल तो नहीं है कि मतलब एक जगह कोई अपॉइंटमेंट हुई है ना, मतलब डिपार्टमेंट में हर टाइम में होती नहीं, मैं उससे नहीं, मैं वो सवाल नहीं, वो तो मैंने सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी अक्रॉस द बोर्ड? अकाउंटेबिलिटी जो अभी ये धरना केस आपके सामने, मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए अकाउंटेबिलिटी जब तक
मैं बीइंग एज ए इंडिविजुअल ये कहूँ कि मैं आइन पे अमल भी करूँ, सही काम करूँ, मैं जवाबदेह हूँ, तब अकाउंटेबिलिटी के लिए मैं किसी और के लिए भी डिमांड कर सकता हूँ। पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेट है कि हम कहते हैं कि दूसरे बंदों की तो जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन हम उससे बालातर हैं। देखिए कानून है, कानून ज़्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जज ने कहा या जो चीज़ें, लेकिन आपको पता है कि मियाँ साहब किसी की मतलब बाहर गए, अभी भी ये लाजमी नहीं है कि आए वो 2 दिन जेल में रहें, क्यों लाजमी नहीं है ना। वो कोर्टों को वो खुद बेहतर समझते हैं कि वो वहाँ जाते हैं, वहाँ जमानत बेल पहले भी ले सकते हैं, वो तो वकला को पता होगा कि वो राहदारी जमानत हो सकती है, वो सलमान शहबाज को मिली, लेकिन ये नई बात नहीं है, ये नई बात नहीं है। आपने देखा था ना इसाक डार साहब आए थे ना, इसाक डार साहब यहाँ से गए थे, किस तरह थे, आए कैसे, तो उनको जमानत दी गई, तो ये नई बात नहीं है। लेकिन फिर यहाँ बात वो आ जाती है कि मतलब किसी को लाडला कहा जाता है, किसी इसको जो इनकलाबी कहा जाता है, ये इनकलाब वक्त की बात है। कभी कोई लाडला था, वो ये नहीं है। वो देखे ना, आप इसको छोड़ दें, आप कराची आ जाएं, ये जो आपका बीडी इलेक्शन हुआ कराची का, तो वो जो पीपी कहती है, खान साहब को कहते थे ना लाडला, तो बिलावल से ज्यादा कोई लाडला हो सकता है कि 172 वोटों पे आप कैसे मेयर आपका इलेक्ट होगा। देखिए वो उसकी ख्वाहिश थी, उसके वालिद साहब ने स्टेटमेंट दी कि बिलावल की ख्वाहिश है कि मुझे ये कराची लेके दें, मुझे हो सकती है ना, गलत है ना, गलत है ना, आपकी ख्वाहिश हो सकती है। 196 वोट चाहिए थे उसके लिए, 172 पे आप नहीं बन सकते, गलत है। ये बेनज़ीर साहबा के फॉलोअर्स हैं, भुट्टो साहब के फॉलोअर्स हैं, इनको गलत काम नहीं करने चाहिए। ठीक, जब दूसरे लोगों को आप भाषण देते हैं, बैठ के समझाते हैं, तो पहले खुद उन चीज़ों से इज्तिनाब करें। तो तब्दीली का अमल सियासी जमातों के अंदर से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है तब्दीली का अमल जो है वो अगर सियासी जमातें अपने अंदर से शुरू करेंगी और जमहूरियत का अमल अपने अंदर से शुरू करेंगी तो फिर जमहूरियत आएगी। लेकिन ये खाली सियासी जमातें नहीं करेंगी, पाकिस्तान के अवाम को भी यही करना पड़ेगा और जमहूरियत जमहूर से वाबस्ता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।